डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, हर साल की तरह एएससी एकेडमी इस बार फिर लेकर के आई है टैलेंट हंट एग्जाम। 7th एंड 9th का टैलेंट हंट एग्जाम होने वाला 21 दिसंबर को और 10th का एग्जाम होने जा रहा है 28 दिसंबर को। हर साल की तरह इस बार भी बहुत सारे साइकिल्स रखे गए हैं और फर्स्ट प्राइज इलेक्ट्रिक साइकिल रखा गया है। तो तुम्हारी अगर ऐसी समझ है कि मुफ्ती साहब एमआईएम से लड़ने वाले, तो मुफ्ती साहब एमआईएम से का मुझे जो लग रहा है अभी फिलहाल, क्योंकि सफेद झंडा वो उस दिन निकला, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो ऐसा नजर आ रहा है कि वो एमआईएम से नहीं लड़ेंगे, तीसरे मार्च से लड़ेंगे। आसिफ साहब कबूल नहीं करते जायज बेग लीडर होऊंगा ऐसा, इसके लिए मैं कार्यकर्ता ही बोलता अपने आप को। तुम्हारे पीछे नहीं, मेरे पीछे घूमने का काम ही नहीं। यहाँ शेरा ले लेगा और जाने का वहाँ, ये आज मिल रहा है, आज शेरा हो रहा। अरे दबाव का डालते ही होता, दबाव नहीं डालते। तुम किसको भी दो काम, हमको कोई ये काम होना, ये महीने में किस मुंह से जाएंगे? पूरा महीने के लोग इनसे पूछ रहे यार तुम क्या कर रहे क्या नहीं, और आज एकदम साफ बात 150 करोड़ रुपए नदी के उस पार, तुम्हारा एक काम मालेगांव में नहीं है। कुछ भी बोल रहे नदी के पार, मैं बता रहा ना। अरे मैं बोल रहा नदी के पार मैं कर रहा हूँ। कितने काम है? मुस्लिमों का होशियार मैं बना। 150 करोड़ का दाना बोला, 70-30 का टेंडर अभी भी ओपन है। पूरी लिस्ट दूं आपको, एक काम नदी के इस पार नहीं है। ये गवर्नमेंट ग्रांट नहीं, मेरी 70-30 का है, 45 करोड़ कारपोरेशन का है, 45 करोड़ रुपए कारपोरेशन का है। मंजूरी मिली जब मैं दे रहा 70-30, ये टेंडर ओपन है सर, 70-30 का टेंडर ओपन है। 70-30 की बात नहीं करने की, 70-23 का आपने 45 करोड़ रुपए कारपोरेशन का दिया, जब आपने 45 दिया तो 150 करोड़ के काम में मालेगांव के अंदर एक काम तो होना चाहिए ना। कारपोरेशन भटका बोलो, कितना दिया किधर? कारपोरेशन का ही नहीं, 45 करोड़ कारपोरेशन का नहीं है क्या साहब? कारपोरेशन का नहीं है क्या? बाकी कारपोरेशन तो इतना दिया मैंने, वो दो नहीं छोड़ दो, ये 45 करोड़ रुपए कारपोरेशन का है कि नहीं साहब? वो तुम उधर चलो। 70-30 का अगर काम आपने मंजूरी दिया है तो 150 करोड़ रुपए के दादा भूसे साहब मालेगांव के मंत्री नहीं है क्या? 25 करोड़ रुपए इधर आप बोल सकते ना साहब, इधर भी डालो। सिर्फ एक कारपोरेशन सिर्फ इधर नदी के इस पार की है क्या साहब? अरे आपने काम से मतलब रखो। नहीं सर, काम से मतलब है। रहीम, आज कारपोरेशन के अंदर ये हमारे चाचा अब्दुल मजीद चाचा, ये वार्ड के अंदर, वार्ड नंबर 4 के अंदर रिहाइश पजीर है। इन्होंने वार्ड के लोगों को लेकर कमिश्नर साहब के पास आए, कमिश्नर साहब का फुलार किया। कमिश्नर साहब ने इनसे फाइल गुमवाई। ये 4 महीने से तकरीबन यहाँ पर परेशान है। उन्होंने कहा था कि आपको हम बजट डाल के देंगे। पहली फाइल कुछ 39 लाख रुपए की थी, उन्होंने 1 करोड़ 39 लाख रुपए की थी, तो उन्होंने कहा कि तुम इसको 50 लाख के अंदर करवा के लाओ। दूसरी फाइल इन्होंने घुमाई 50 लाख की। अब घुमवाने के बाद ये आखिरी स्टेप पे जब ये पहुंचे तो इनको टीएस वीएस सब सिग्नेचर होने के बाद बोलते हैं कि बजट नहीं है। ये मायूस हो गए थे। इन्होंने वार्ड के अंदर कमिश्नर साहब का सत्कार करा, जबान दी, वार्ड के लोग इनसे उम्मीद लगाए, रोज इनसे सवाल करते। आज इन्होंने कहा कि बेटा मैं वार्ड में किस मुंह से जाऊं, मैंने उसका सत्कार करा, मैं अपनी जान का कुछ कर लूंगा। मैंने बोला चच्चा नर्वस नहीं होने का। मैं उनके साथ आया, मैंने कहा कि आप इनकी अगर जान को कुछ हुआ तो वो आपकी जवाबदारी है। मालेगांव के अंदर कोई भी बाहर कॉन्स्टिट्यूंसी का, बाहर शहर का आता है, मालेगांव के अंदर कोई भी टीम खड़ी कर देता है, एसआईटी जैसी कठिन टीम वो खड़ी कर देता है, तुम उसके माध्यम से मालेगांव के लोगों की जन्म दाखिले की जांच करने लग जाते। लेकिन क्यों आज तक आपने सफाई के मामले में एसआईटी की टीम नहीं लगाई? क्यों मालेगांव के बीमारी के मसले को लेकर, दवा खाने के मसले को लेकर, यहाँ तक के आशा वर्कर जो बैठी है, ये आशा वर्कर पहले दिन से बच्चे की बुनियाद पेट में रखी जाती है। पहले महीने से ये लोगों के इंक्वायरी के अंदर बच्चा आ जाता है कि बच्चा कितने महीने का हुआ, कौन से घर में बच्चा पल रहा है और उसके कितने दिन बाकी है। उसके बाद सीजर के लिए मालेगांव के लोगों को रिफर किया जाता है धुलिया के अंदर। आज बच्चा मालेगांव के अंदर 40-50 हजार रुपए पैदा होने से पहले ही महंगा हो गया। इसके ऊपर मालेगांव के अंदर क्यों एसआईटी नहीं लगाई जाती है? एक जो साफ सफाई का मामला, तालीमी मामला है, तालीमी मामले के अंदर एसआईटी क्यों नहीं लगाई जाती? लेकिन आज शहर के अंदर दोगला व्यवहार हो रहा है। मैंने कमिश्नर साहब से कहा कि अभी 70-30 की स्कीम से पीडब्ल्यूडी के अंदर 150 कोटी का बजट फ्लैश है, टेंडर ओपन है। आपने 45 करोड़ रुपए आपने मंजूरी दी, तब जाके वो बजट मंजूर हुआ है। अब उसके अंदर मालेगांव के साथ नाइंसाफी ये है कि 1 रुपये का काम मालेगांव के अंदर नहीं दिया गया। ये मालेगांव के साथ क्या किया जा रहा है? इसलिए हम वहां पर आए, आयुक्त साहब के साथ हम धरने के लिए, हम कुर्सी पर न बैठे हो, नीचे बैठे।
अब उन्होंने इसके ऊपर बजट डालने का आश्वासन दिया, दस्तखत करके दी। अगर ये बजट का काम फास्ट ट्रैक पे चला और आचार संहिता लगने से पहले पहले काम हो गया तो वाह वाह, नहीं तो एक बड़ा धरना आंदोलन हम यहाँ पर करेंगे। इधर उधर बढ़ाए तो वो कौन लोग थे जो बढ़ाए, और जो आपके वार्ड में 800 और बढ़ाए तो वो कौन लोग हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं? देखो मैंने क्या बोला, हम लोग किसी के बारे में बोलना नहीं है। हम लोग यही चाहते कि जहाँ की ओड है ना वही चले जाए। ओड ये जो आई है ना, एक घर में 95 5-7 लोग हैं घर के ऊपर, और 95 ओड आई है वापिस, यानी जहां भी बढ़ आई होगी ना। अभी अभी कैसा है, अपन अगर दिमाग लगाए तो अपन सोचेंगे यार किसने करा, तो समझ में आया था किसने करा था। हमको किसी के बारे में बोलना नहीं है। इसको इलेक्शन को साफ और शफाफ होना चाहिए। और मैं तो समझता हूँ कि अगर एक नीति किसी की अगर होगी कि एजाज बेग के वार्ड के अंदर 100-50-200 वोट डाल के, इससे मुझे फर्क कोई पड़ता उड़ता नहीं। आप लोगों ने मेरी लीड को देखा है कि मैं किस लीड से चुन के आता, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि ये 5वें टर्म में तो मैंने जितना काम करा, उसके बाद आप लोग गवाह है, शहर के अंदर पत्रकार लोग देख रहे हैं कि मैंने वार्ड के अलावा अदर वार्ड में भी काम किया। आप इलेक्शन लड़ने वाले जी, आप इलेक्शन लड़ने, फिर मैं तो बोला ना आखिरी इलेक्शन में लड़ने वाला हूँ इलेक्शन। आपने कहा कि ये कार्यकर्ताओं का इलेक्शन है, तो मैं तो कार्यकर्ता है ना, मैं थोड़ी ये, मैं तो बोला कार्यकर्ता तो पार्टी का कार्यकर्ता ही है ना मैं तो। सब वही लड़े तो मुझे लगा शायद लीडर हो गए। आसिफ साहब कबूल नहीं करते एजाज बेग लीडर हूँ मैं, ऐसा इसके लिए मैं कार्यकर्ता ही बोलता अपने आप को। एक साथ गठबंधन आज पार्लियामेंट्री बोर्ड बनेगा, हम सभी पार्टियों से ये बात करेंगे गठबंधन का किससे करना रहेगा। हमारा जिससे बात हो जाएगी, हम लोग कोई किसी के बंधे नहीं है, और उसका पूरा रिकॉर्ड ऊपर लेके भेजेंगे। ये रिपोर्ट जाने के बाद वो लोग हमको जैसे बताएंगे उस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। समाजवादी या इस्लाम पार्टी की इस्लाम पार्टी और समाजवादी से भी बात करेंगे। अब ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेंगे आज हमारा बनने के बाद कि किस किस से बात करेगा, और नहीं अगर हमारी किसी से बात हुई तो हम तो पार्टी कांग्रेस पार्टी है, हर सीट के ऊपर हम इलेक्शन लड़ेंगे। क्या कांग्रेस पार्टी एमआईएम से गठबंधन कर ले? ऊपर के लोग परमिशन देंगे एमआईएम से गठबंधन करने की? मैं आपको यही बोला कि भाई यहाँ की तमाम रिपोर्ट जो है हम ऊपर पेश करेंगे, और रिपोर्ट जाने के बाद हमारे को जिस तरीके से ऊपर से गाइडलाइन आएगी वो गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग इलेक्शन की तैयारी करेंगे। जिस तरह से माहौल नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप इस माइक के ज्यादा करीब जा रहे हैं, तो क्या नहीं तो मुफ्ती साहब, तो तुम्हारी अगर ऐसी समझ है कि मुफ्ती साहब एमआईएम से लड़ने वाले, तो मुफ्ती साहब एमआईएम से का मुझे जो लग रहा है अभी फिलहाल, क्योंकि सफेद झंडा वो उस दिन निकला, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो ऐसा नजर आ रहा है कि वो एमआईएम से नहीं लड़ेंगे, तीसरे मास से लड़ेंगे। एमएलए एमआईएम के, तुम बात पार्टी की कर रहे, एमएलए की नहीं कर रहे। पार्टी एक अलग चीज होती है, एमएलए अलग, अगर वो पार्टी से वो एमएलए एमआईएम के, अगर वो कोई मास बना रहे तो मास आदमी बना के सब पार्टी को ले सकता ना साथ में। तीसरे मास से गठबंधन करें। अभी गठबंधन करने के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा किससे करने का है। अगर नहीं हमारी किसी से जमेंगी तो हम अकेले इलेक्शन लड़ने के लिए तैयारी है हमारी। तीसरे मास से आकर के उसके साथ गठबंधन कर सकते हैं। अरे भाई साहब, हमारे जो पार्लियामेंट्री बोर्ड वो तय करेंगे, और उसके बाद हमारी रिपोर्ट ऊपर जाएंगी कि हमारे को किसके साथ रहना है क्या नहीं रहना है। हम सभी पार्टी, अब ये लोग किससे जाके बात कर लेंगे पार्लियामेंट्री बोर्ड के लोग, हम वैसी तरीके से ऊपर रिपोर्ट पेश करेंगे कि हम लोगों से इनसे ऐसी बात हुई, ऐसा हुआ, हम लोग यहाँ से लड़ने वाले, यहाँ से लड़ाने वाले, ये देने वाले सीट या नहीं देने वाले, सारी रिपोर्ट हम ऊपर पेश करेंगे ना हमारे अध्यक्ष को। गठबंधन नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तैयार है इलेक्शन। बिल्कुल हमारी तैयारी है, हम हर हाल में लड़ेंगे इलेक्शन। 25 साल से जो शख्स लगातार चुनते आ रहे हैं, क्या ऐसा लगता है कि असक्षम अपने आप को समझ रहा है? 25 साल से लगातार चुनकर आ रहे हैं, 5वां टर्म है ना, हाँ, छठा भी रह सकता है, तो क्या जरूरत है गठबंधन? नहीं सक्षम है ना, लगातार चुनकर आ रहे हैं। सक्षम जो है हर आदमी, देखो आगे महापौर अगर बैठाना है तो कहीं ना कहीं किसी को साथ गठबंधन करना पड़ेगा। सब पार्टी गठबंधन कर रही, आज वो गैर इस्लाम पार्टी का और इस्लाम पार्टी का भी गठबंधन चल रहा। अब ये तो हमने किया, तो हम लोग शहर की भलाई के लिए अगर हमको किसी के साथ जाना रहेगा तो हम बिल्कुल जाने की तैयारी में रहेंगे। शहर का विकास हमको पसंद है पहले नंबर के ऊपर। तो अच्छा, कितनी भी जिस पार्टी से भी गठबंधन होगा, कितनी सीट की डिमांड आप मतलब करें? देखो डिमांड तो ऐसा है कि मांगने वाला तो ज्यादा से ज्यादा मांगेगा, देने वाले बोलना चाहिए कि भाई हम ये दे सकते। हमारी पहले बैठ के लाए अमल तय हमको ये सीट के ऊपर होना, तो हम लोग उसके ऊपर पहले बात जब हमारी शुरू होंगी तो एक ही बात जरूरी नहीं है कि जाबिर भाई को मैं बोल दिया और जाबिर भाई मेरी बात मानने का ऐसा जरूरी भी नहीं रहता ना। तो जाबिर भाई की भी कुछ बात हमको सुनना पड़ेगी ना। जैसे अभी इस्लाम और गैर इस्लाम का जैसे जो उनका गठबंधन उन्होंने बोल दिए कि भाई हम लोग जो हमारी 28 सीट चुन के आई थी, हम वहां पर सीट इनको नहीं देंगे, तो फिर भी उनकी बात चल रही ना। अभी तो हमारा ऐसा कोई मसला नहीं है। अब अगर ये 28 सीट उनकी बोलते तो ये कांग्रेस की 28 सीट थी, हम भी बोल सकते ना कांग्रेस की 28 सीट थी। आपकी पुरानी दोस्ती
जिसको आप इस्लाम और गैर इस्लाम बोल रहे हैं, तो आपके पुराने दोस्त है ना आज भी मेरा। नहीं, क्या आपका दोस्ती का बात आगे बढ़ेंगे? देखो राजकारण के अंदर जो है ना, ऐसा है जरूर भाई, तुम बहुत सीनियर पत्रकार है, मैं तुम्हारे सामने बहुत बच्चा है। 2 कदम वो बढ़ेंगे तो 2 कदम हम भी बढ़ेंगे, है ना। दोस्ती की बात ऐसी है कि हमारा भाई आसिफ भैया, मेरा छोटा भाई, ऐसा थोड़ा सी ये करता था। अब उसने मुझसे दुआ सलाम चालू करा तो मैं भी अब उसको, वो 1 टाइम करा मुझे, मैं उसको 2 टाइम करने की तैयारी रखता। तो ये चीज ऐसी है, राजकारण तो कोई हमेशा का झगड़ा रहता नहीं, सिर्फ आदमी का ऐसा है कि थोड़ा मिजाज की बात रहती है। था अब वो दुआ सलाम करने का तो मैं भी करने लग गया ना, तो वो नहीं करता था तो मैं भी नहीं करता था, बात ऐसी रहती। तो कोई इख्तिलाफ नहीं है किसी के बीच में, सियासी इख्तिलाफ है। और राजकारण को तो ऐसा है कि लीडर दिमाग पर ले लेता, कार्यकर्ता लोगों को नहीं बोलता इधर मत जाओ उधर मत जाओ। लीडर सबके पास जाएगा, लीडर सबसे बात करेगा, कार्यकर्ता बुरे रहते। तो अपनों को ये नहीं है। कभी कभी ऐसा रहता है तुम्हारे दिल मिले हुए सब कुछ है, थोड़ा सा जबान पे काबू उधर से या इधर से, दोनों तरफ से हो गया, तो ये झगड़े होंगे नहीं, ऐसा लगता है? नहीं, ये झगड़े का देखो भाई, मेरे को एक ही बात बोलना है, फिर अगर ये बात बोलेंगे ना तो मैं इसको तो साफ कर दे रहा। आप लोग देख रहे होंगे मैं 2, 4, 5, 6 महीने से ना सिर्फ मैं काम में लगा था। मैं यानी ये फील्ड हो, ये बयानबाजी की फील्ड हो, ये सब कर नहीं रहा कि जितने अपन ने काम लाए थे भाई काम करो, अपना वो मकसद नहीं था। बहरहाल वो कैसा है कि नहीं होने वाली बात हो गई, ना मेरे दिल दिमाग में था ना उनके दिल दिमाग में था, और ऐसा हो गया। और ना मैंने किया, मैंने तो एक बात फिर तुमको प्रेस में बोला था, मैंने किसी को आते भी देखा नहीं झगड़े के टाइम और जाते भी देखा नहीं। तो अपना ही मकसद नहीं है। वो कल भी हमारे भाई थे दोनों, मुस्तकीम भी और आसिफ भी, और आज भी और आगे भी रहेंगे। झगड़ा हम लोग को, झगड़ा हमेशा की कोई चीज में, देखो कोई भी चीज है ना खत्म करने की चीज रहती है, झगड़ा हमेशा जिंदगी भर नहीं रहता किसी का भी। तो इसको खत्म करने की चीज रहती है और इसको खत्म करने की राह पर रहेंगे अपन कि भाई हम लोगों को ये कोई चीज का इख्तिलाफ ना रहे, सियासी इख्तिलाफ अलग है। सफेद झंडे की बात बोलकर एक नई बहस शहर में आप छेड़ रहे हैं। हाँ। जिस पार्टी के एमएलए है वो उस पार्टी से नहीं, तीसरे मार्च से सफेद झंडा मतलब उन्होंने लेकर निकले। लग रहा, देखो उस दिन जो जिनका उनका बग्गी के ऊपर इस्तेकबाल हुआ तो कुछ लोगों ने सफेद झंडा लाए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना, राजकारण के अंदर तो ऐसा है कि सोच समझ के आदमी ये करता है ये क्यों आया। जैसे आज पार्टी का जो है मसला ऐसा है कि उनको लोगों को ये करने का है, जैसे MIM के तो उनका हरा झंडा है, तो भी सफेद झंडा आया तो इसके से लगता ना कि इलेक्शन के एंड पीरियड के ऊपर निकला तो कुछ ना कुछ तो बात है। मेयर के लिए नदी के उस पार लोगों को जरूरत पड़ेगी तो उधर से करेंगे कि नदी के इस पार वालों से? देखो एक बात मैं आप लोगों को बोलता, दोगली पॉलिसी, दोगली बात करने का अगर मैं तुमको बोलूं तो शहर देखता, तुम लेकर उसमें कैद कर लेते कैमरे में, शहर देखता। आज तक के मालेगांव की तारीख है कि हम हमारे बिरादर वतन के लोगों को लेकर ही हमने एक पार्टी के अंदर महापौर बनाया। कोई ये नहीं बोलता, ये सिर्फ एक बोलने की भाषा है कि हम लोग इसको नहीं लेंगे, हम लोग उसको नहीं करेंगे, और शिवसेना को नहीं लेंगे, बीजेपी को नहीं लेंगे। जब भी मालेगांव के अंदर मेयर बना है, मालेगांव की तारीख उठा के देख लो कि शिवसेना और बीजेपी के बगैर महापौर मालेगांव का नहीं बना। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि नदी के इस पार की ही पार्टी अगर मिल के अगर कभी मेयर बनाए तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला दोनों सभी लोगों को ये समझ दे कि जो हो गया इलेक्शन खत्म होने के बाद अगर समझ दिया, और इससे अच्छी बात क्या हो सकती, वेलकम। मैं तो इसका इस्तेकबाल करूंगा आपकी बात का। हवा इसके लिए बुलवाए, हाँ, थोड़ा दिमाग ठंडा रहेगा। अच्छा, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का क्या मतलब? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी का आदेश परमानी, आज से फॉर्म जिन जिन लोगों को कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवारी करना है, ऐसे लोगों के लिए आज से हमारी पार्टी ऑफिस के ऊपर सुबह 11 बजे से तो 1 बजे तक के, और 3 बजे से लेकर तो 7 बजे से 8 बजे तक के पार्टी के सेक्रेटरी जैनू पठान और कुछ जिम्मेदारान यहाँ पर फॉर्म के लिए बैठेंगे, जो जिन लोगों को अरीजा लेंगे कि जिन किसको किसको उम्मीदवारी करना है पार्टी से। 5,000 रुपया जर्नल के लिए पार्टी ने पॉलिसी तैयार की है, और 2,500 रुपया लेडीज़ के लिए ऐसा फॉर्म बिक्री का उन्होंने ये किया है। तो हम लोगों ने आज ऐलान किया कि भाई इस तरीके से हमारी पार्टी के अंदर जिन जिन लोगों को उम्मीदवारी करना है, एक वो, दूसरा मसला ये है कि हमारा आज शाम में पार्लियामेंट्री बोर्ड बनेगा, और पार्लियामेंट्री बोर्ड बनने के बाद वो तय करेंगे कि हम लोगों को किस किस से बात करना है और किसके साथ जाना है कारपोरेशन के इलेक्शन के अंदर। और इसकी सारी बातें यानी रिपोर्ट होने के बाद हम लोग तिलक भवन के अंदर हमारे जो अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल साहब के पास ये रिपोर्ट पेश करेंगे,
और रिपोर्ट पेश करने के बाद वहाँ से जो हमारे को आदेश होगा पार्टी का किसके साथ हमारे को गठबंधन करना है या नहीं करना है या पूरी सीटों के ऊपर उम्मीदवारी करना है, हम लोग उसके आगे तय करेंगे कि हमको किसके साथ उम्मीदवारी करना है। इसके लिए आज हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया था और हम लोगों ने एक मुलाकात कुछ पत्रकार लोग से हुई थी, उसमें कहा था, आज उसका भी थोड़ा सा खुलासा कर दूं। असम के इलेक्शन के अंदर जो वोटों का घोल हुआ था, आज हमको उस पर जाना नहीं है किसने किया था, क्या किया था और कैसे किया था। आज यादी जो इतनी खराब यादी है पूरे गांव के अंदर, इसकी हाहाकार मची है। मेरे वार्ड के अंदर एक घर के अंदर 7 वोट है, मगर उस एड्रेस के ऊपर वापस आई हुई वोट 95 वोट है। 95 वोट ऐसी वापिस आई कि इन्होंने जहां भी वोट बढ़ाए होंगे असम्बली के अंदर, जैसे उन्होंने आयशा नगर के अंदर बढ़ाए हैं, कुछ कुसम्बा रोड के ऊपर बढ़ाए थे, कहीं कहाँ कौन से इलाके के अंदर बढ़ाए थे, तो वो एड्रेस के हिसाब से सर्वे नंबर 224 प्लाट नंबर के हिसाब से वोट वापिस आ गई। एक घर नंबर 194 196 ऐसा राजा नगर की एक इसके ऊपर 60 वोट डाली गई थी। हमने कल उसको वोट को कट कराया, जबकि वो वहां पर रहते होते नहीं, वो किधर से वोट यहाँ पर डाली गई थी। ऐसे ही हम लोगों ने एक कंप्लेंट दिया है 200 वोट के लगभग, कोई नहीं, ना माँ है ना बाप है ना घर नंबर है, कुछ नहीं, ऐसी 200 वोट के लिए वो भी हम लोग ने ये किया था। आज आके उसका सर्वे करेंगे और सर्वे करने के बाद उसको जो भी उसको कैसे कट करना है उनको हमने किए। हमारा ये बोलने का मतलब ये है कि इलेक्शन कार्यकर्ता लोग का है, कोई लीडर का इलेक्शन नहीं है। छोटा मोटा आदमी उम्मीदवारी करता है, ये सोच के उम्मीदवारी करता है कि मैं इलेक्शन जीतूं, मगर कुछ बेईमान लोग बेईमानी की तरह इलेक्शन लड़कर बेईमान लोग जीत जाते और जो बेचारा छोटा मोटा कार्यकर्ता रहता वो चुन कर नहीं आता। तो हमारे ये बोलने का मकसद खास ये कि भाई ये इलेक्शन साफ और शफाफ होना चाहिए, यानी किसी भी पार्टी को हमको टारगेट नहीं करना है। इलेक्शन सभी लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि जो इलेक्शन लड़ने वाले वो यादी के ऊपर ध्यान दे। अगर किधर किसी ने वोट डाला है तो उसको वोट को अपने अपने वार्डों की जो वोट है, बाउंड्री के अंदर की जो वोट है उसको रहने दीजिए, बाउंड्री के बाहर की वोट है तो उसको निकाल दीजिए। ऐसे ही साजिश कुछ अभी चल रही थी 800 वोट डालने की मेरे वार्ड के अंदर, तो मेरे को जैसी मालूम पड़ा मैंने जाकर उसकी पहले कंप्लेंट दिया कि बाउंड्री के बाहर की अगर एक भी वोट आएंगी तो बराबर बात नहीं है, और वोट आप तो इधर लाने का सवाल ही नहीं आया। जो वोट इधर अगर बड़ी है तो ये दूसरे वार्डों की वोट है, इसको खत्म करना चाहिए। हम ये इसके अंदर ये थे, तो ये सारी चीज को लेकर आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था। यही हमारा मकसद है प्रेस कॉन्फ्रेंस का। आने वाले इलेक्शन के अंदर मैं समझता हूँ कि ऐसा लग रहा था कि 16-17 तारीख को आचार संहिता लग जाएगी, मगर आज की रिपोर्ट के अंदर है कि अंतिम यादी की तारीख 27 दे दी है। तो उसके लिए लगता है कि जनवरी तो गवर्नमेंट ने बोली है, हो सकता है फरवरी का पहला हफ्ता भी चले जाए। आचार संहिता को लगने के हिसाब से अगर लगती तो 35 दिन का कम से कम अगर टाइम देना रहेगा, तो टाइम लिमिट नहीं बैठती उसके अंदर, तो वो फरवरी का ही पहला हफ्ता जाता है इलेक्शन के अंदर। बहरहाल चलो कोई भी वक्त तो मिला है, शहर के अंदर कुछ लोगों को कामकाज करने का मौका मिल जाए और कामकाज जो रुके सभी के अगर हो जाए तो और भी शहर के लिए भलाई है।